This conference will now be recorded. अद्य गुरुवासरः अथवा बृहस्पतिवासरः श्रावण कृष्ण एकादशी दिनांक 2 सप्टेंबर 2020 रसरत्न समुच्चय गंधक चक्रं जलकान्तरतमृतकटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिविद्यांशुकपरिविलसन् मौलिमोटनेत्रं तालाम्बोधोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगतवन प्रौढदावाग्निलीनं ब्रह्मणि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दुष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगत्सुरम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत्रेच्छक्ति सप्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं शांति शांति शांति। स्थाल्यां दुग्धं विनिक्षिप्य मुखे वस्त्रं निबध्य च गन्धकं तत्र निक्षिप्य चूर्णे संसिकता कृति। तो उस थाली में दूध रखे और मुख पर वस्त्र बांध दे और उसमें गंधक जो सिकता कृति चूर्णित इस प्रकार का है तो चूर्ण करके वहां पे डाले। वाथे पृथु दीर्घेण खरपरेण एव गंधकम, तो पृथु दीर्घ इस प्रकार के खरपर से गंधक को वात करे इस प्रकार से ज्वालयत खरपर से और तुम वनच्छागैस्तथोपलैः, तो खरपर के ऊपर अंगार इस प्रकार के रखने वनच्छाग तथा उपल इस प्रकार से। दुग्धे निपतितो गंधो गलित परिशुद्ध, जो नीचे दूध में गिर जाता है वो गंधक शुद्ध हो जाता है। शतवारं कृतंचैव निर्गंधो जायते, और 100 बार इस प्रकार से करने से वो निश्चित रूप से निर्गंध इस प्रकार का होता है। तो खरपर के जो वस्त्र में गंधक रखना है उसके ऊपर खरपर रखना है, उसके ऊपर गोमय रखकर वो जला देना है, तो उसकी उष्णता से जो गंधक पिघल जाएगा वो नीचे दूध में गिरेगा। तो दूध को गर्म नहीं करना है, नहीं तो दूसरा एक तरीका हमने जो किया था वो घी में ये डाल के गंधक डाल के उसको भून देवे और जो वो पतला हो जाए तो दूध में उसको डाले इस प्रकार से। तो ये करना है, नहीं तो भृंगराज स्वरस में इसी प्रकार से करना है, घी डालकर भृंगराज करना है तो वो शुद्ध इस प्रकार का हो जाता है। इत्थम विशुद्ध त्रिफलाया त्रिफलाज भृंग मध्वन्वित शाण्वितो हि लीढा रुद्राक्षि तुल्यं कुरुते हि अक्षयुग्मं करोति रोगोचित दीर्घमायु। तो इस प्रकार से शुद्ध
गंधक त्रिफला आज्य भृंग मध्वन्वित, तो त्रिफला के साथ, घी के साथ, भृंग के साथ और मध के साथ शाणमितो ही लिया, और केवल एक शान इस प्रकार का अगर सेवन करते हैं गुरुद्राक्ष तुल्यम गुरुते अक्षी युग्म, तो गुरुद्र के जैसे अक्षी होते हैं उस प्रकार के अपने दो अक्षी युग्म, अपने दो आंख बनाते हैं, तो उसकी नजर बहुत ही बारीक इस प्रकार की होती है, सूक्ष्म होती है गुरुद्र की दूर से भी बहुत सूक्ष्म वस्तु को देख सकता है, तो उस प्रकार की हमारी नजर भी हो जाती है। ये है रोगोचित दीर्घायु, और जिसमें रोग बिल्कुल नहीं, इस प्रकार का दीर्घायुष्य इसमें प्राप्त होता है। तो गंधक का इस तरीके से नेत्र रोग में प्रयोग मालूम नहीं किसी ने किया है नहीं किया है इस प्रकार से, लेकिन केवल शुद्ध गंधक का इस प्रकार का प्रयोग आया है। कलांश व्योष संयुक्तम गंधम लक्षण गंधकम ही गंधकम लक्षण चूर्णितम लक्षण चूर्णितम अरत्निमात्रे वस्ते तद्धि प्रकीर्य विवेष्ट्य सूत्रेण वेष्टयित्वाथ यामं तैले निमज्जये धृत्वा संदशतो दवर्ति मध्य प्रज्वालयत्यतं धृतो निपतितो गंधो विदुषक काचभाजने। तो कलाश व्योष संयुक्तम, एक कला यानी कि षोडश भाग, इतना व्योष मिला के गंधकम लक्षण चूर्ण, उसको लक्षण चूर्ण कर लेना है। अरत्निमात्रे वस्त्रे विप्रकीर्य विवेष्ट्य, अरत्निमात्रे इतना वस्त्र लेकर उस पे उस पर बिखर देना चाहिए इस प्रकार से, और फिर विवेष्टित, उसी में उसको वेष्टन करना है, उस वस्त्र से वेष्टन करना है। सूत्रेण वेष्टयित्वा, और सूत्र से वेष्टन करके यामम तैले निबज्जे, एक याम तैल में डाले। धृत्वा मंदशतो वर्तिर मध्यम प्रज्वालयेच्चतम संदंशतो वर्ती, तो उसकी जो वर्ती है वो संदंश में पकड़कर मध्य में प्रज्वालयेच्चतम, उसको प्रज्वालित करे। द्रुतो निपतितो गंधो बिंदुषक काचवा, और द्रुत गति से गंधक बिंदुषा काचभाजा ने वो उसको कलेक्ट करना है। तो ये सल्फा ड्रग्स के एलर्जी आई ड्रॉप्स से भी होती क्या? सेंसिटिव आई जो हो सकती है जिस व्यक्ति को, जिस किसी की एलर्जी हो, वो किसी भी रूप में अगर प्रयोग में न आए गए तो इसकी एलर्जी हो सकती है, इसमें संदेह नहीं। सिर्फ देखना यह है कि यह अभ्यंतर प्रयोग है, ये बाह्य प्रयोग आंख में डालने के लिए नहीं है। गंधक का जो पहले योग बताया वो अंदर देना है, और उससे भी अगर किसी को सल्फा की एलर्जी है तो वो नहीं देना है। वैसे सल्फा ड्रग्स करके एलोपैथी में बीच में एक प्रचलन था, और काफी मात्रा में सल्फा ड्रग्स का उपयोग किया जाता था, लेकिन उसकी रिएक्शंस भी आती थी, और फिर वो रिएक्शंस काफी खतरनाक होती थी, तो फिर उसका प्रचलन काफी कम हो गया है। अभी वैद्यों के इस्तेमाल में भी गंधक काफी मात्रा में था। अभी मुझे पता नहीं है कि इतनी बड़ी मात्रा में गंधक का प्रयोग होता रहता है। देखिए, अगर एलर्जी नहीं है तो गंधक अच्छी दवा है, इसमें संदेह नहीं है। तो ये शायद तैल के साथ करना है, तो गंधक का द्वितीय एक कल्पना है, ये अभी मालूम नहीं है।
तां धृतिं प्रक्षिपेत् पत्रे नागवल्ल्यास्त्रिबिन्दुकां वल्लेन प्रमितं स्वच्छं सूतेन्द्रं च विमर्दये अङ्गुलस्याथ सपुत्रान् तां धृतिं सूतं च भक्षयेत् करोति दीपनं तीव्रं क्षयपाण्डुं च नाशयेत् कासं श्वासं च शूलार्तिं गृहणीम् अतिदुर्धराम् आमों विनाशयत्याश लघुत्वं प्रकरोति च। तो धृति एक नागवल्ली के पत्र पे और त्रिबिंदु का 3 बिंदु इतनी ही डालनी है। त्रिबिंदु काम मुझे समझा नहीं है। त्रिबिंदु काम वल्लेन प्रमितं स्वच्छम सूतेन्द्रं च विमर्दे। तो सूतेन्द्र जो वल्ल प्रमाण में लेना है और उसका विमर्दन करना है। अंगुल्याथ सपत्रांताम धृतिम सूतं च भक्षयेत्। तो अंगुली से मर्दन करना है और सपत्र वो धृति को सूत के साथ खा लेना है, पारद के साथ खा लेना है। करोति दीपनम तीव्रम क्षय पांडुम च नाक्षयम। तो दीपन अग्नि करता है तीव्र और क्षय और पांडु का नाश करता है। कासन श्वासन च शूलार्ति, कास श्वास शूल अर्ति ग्रहणीम अति दुर्धरा और अति दुर्धर ग्रहणी आमम विनाशयत्याशु लघुत्वं प्रकरोति च। तो तत्काल आम का नाश करता है और लघुत्व पैदा करता है। तो वो ऐसे आसान है, सिर्फ ये शुद्ध पारद इसमें डालना पड़ेगा और वो 3 बिंदु इतना ही है। तो एक कज्जली का एक लघुत्तम फॉर्म इस प्रकार का है और नागवल्ली स्वरस नागवल्ली के साथ लेना है। गंधक तृतीय नाम की एक दवा यहाँ पे हरिशास्त्री शानी करके वैद्य थे, तो उन्होंने बनाई थी। ये करीबन 50-60 बरस पूर्व की बात है और उसके आश्चर्यजनक रिजल्ट थे। उदर रोग में वगैरह इस प्रकार से तीव्र शूल में उदर शूल, ये गंधक तृतीय जादू जैसी काम करती थी। और उन्होंने अच्छा खासा नाम कमाया हरिशास्त्री स्वामी। लेकिन उन्होंने ये पूरी तरीके से गुप्त रखी, किसी को भी उसका ज्ञान नहीं दिया, अपने लड़के को भी नहीं दिया, बच्चे को भी नहीं दिया, उन्हीं के साथ वो चली गई। तो ये एक अहम मुद्दा है। भाग्यवाड़ीकर सर ने काफी प्रयास किए गंधक के लिए, जो जिस उनके तरह की तरीके की थी। गंधक तृतीय उनकी अवेलेबल है, लेकिन वो परिणाम जो हरिशास्त्री साहनी की गंधक तृतीय में दिखाए थे वो भाग्यवाड़ीकर सर के या दूसरे किसी के हाथ से नहीं हो। तो ये मालूम नहीं ये वैसे आसान तरीका है गंधक तृतीय बनाने का, और इससे अगर 1-2 बूंद से ही बहुत अच्छा काम हो सकता है। लेकिन ये ट्राई तो की गई होगी, तो ये ऐसा नहीं लगता कि ये इतना आसान तरीका है। ग्रंथों में स्पष्ट लिखा है, तो इसी को किसी ने ट्राई नहीं किया। हरिशास्त्री साहनी ने क्या किया था ये तो अभी उन्हीं के साथ चला गया। और ये एक बड़ा मुद्दा है इन ट्रेडिशंस में। बहुत सारे वैद्य उस जमाने के थे, वो गुप्तता रखते थे। कोलटकर सर पहले ऐसे हुए जिन्होंने गुप्तता पूरी तरीके से छोड़ दी, और ना ही उनके क्लिनिक में जो भी दवाइयां होती थी उस पे नाम लिखा होता था, चाहे संस्कृत के कुछ पर्याय अलग लिख दे। श्रीखंड को चंदन कहेंगे, चंदन को श्रीखंड कहेंगे तो शायद किसी को पता नहीं चलेगा, या अटरूष कहेंगे वासा को तो किसी को पता नहीं चलेगा। जो विद्यार्थी आयुर्वेद का नहीं है, जिसका कंठस्थीकरण अच्छा नहीं है, वो समझ नहीं पाएगा। भाग्यवाडीकर सरांनी त्यांच्या मुलांना घटसर्पासाठी गंधक तृतीय वापरली होती। ये तो मुझे याद नहीं है घटसर्प के लिए उन्होंने क्या दिया था, लेकिन ये सही है कि उन्होंने एलोपैथी की दवा नहीं दी थी और अपने ही बेटों पर
आपने ही आयुर्वेदिक औषधियों का प्रयोग किया था और वो बच गए थे, और वो घटसर्प था, इसमें भी संदेह नहीं है। तो ये इस प्रकार से विश्वास करके दिखाना ये एक अहम मुद्दा है कि जब घटसर्प जैसी बीमारी हो और बचने के चांसेस कम हो, उस समय में केवल हमारी दवा देना और एलोपैथी की न देना, ये भी एक अलग है। लेकिन मुझे पक्का याद नहीं है, उन्होंने गंधक धृति का, उनकी दो किताब है, एक अनुभवामृत करके है और दूसरी माझी चिकित्सा करके, दोनों मराठी में है। किताबें बहुत अच्छे है और केसेस जो लिखे गए हैं वो भी काफी अच्छे केसेस है। तो जरूर पढ़ लें, ये अच्छा इस प्रकार का रहेगा, उसमें शायद ये होगा। लेकिन मैंने हरिशास्त्री साने के गंधक धृति के बारे में कोलटकर सर से सुना था, और वो बोलते थे वो अद्भुत थी, दूसरा कोई उसको शब्द नहीं है। अब उन्हीं के साथ चली गई, तो ये गुप्तता जो है वो एक अहम चीज है। ग्रंथों में एक निर्देश है, अशिष्याय न दये। जनरली शिष्य परीक्षा भी बताई गई है, गुरु परीक्षा भी बताई गई। तो गुरु भी अच्छा होना चाहिए और शिष्य भी अच्छा होना चाहिए, इस प्रकार से। हाँ। और शस्त्रम शास्त्राणि सलिलं गुणदोष प्रवृत्ति पात्रापेक्षित। शस्त्र शास्त्र और पानी, ये गुणदोष प्रवृत्ति के लिए पात्र, जिस पात्र में वो है उसकी अपेक्षा रखते हैं। तो शास्त्र अगर कम बुद्धि वाले वैद्यों के पास या लोगों के पास चला गया, तो उसका ह्रास होता जाता है। और ये भी एक अहम मुद्दा इस प्रकार का है कि एलोपैथी का डिटोरिएशन क्यों हुआ। अभी लोग मानते नहीं है कि एलोपैथी का डिटोरिएशन है, लेकिन अगर दूसरी कोई सिस्टम उसको रिप्लेस करने की क्षमता रखती हो, तो जरूर उभर आएगी। आयुर्वेद में वो पोटेंशियल है, और इसका मूल कारण है कि एलोपैथी मूल तक जाती ही नहीं है और मूल रूप से चिकित्सा करती ही नहीं है। उसके प्रिंसिपल्स है जो वो ठीक नहीं है इस प्रकार से। फिर भी एलोपैथी इतनी फ्लरिश क्यों हुई? तो एक मुद्दा ऐसा है कि हमारे ही लोगों ने बीएमएस बीएमएस खास करके भारत, बाकी विदेशों के बारे में बता नहीं सकते, हमारे प्रैक्टिशनर्स एमबीबीएस प्रैक्टिशनर्स की अपेक्षा ज्यादा यशस्वी रहे हैं, जो देहातों में बसे हैं या तालुका प्लेस में बसे हैं। और एंटीबायोटिक्स और स्टेरॉइड्स और पेन किलर्स इतना बड़ी मात्रा में प्रयोग हमारे लोग करते हैं। एमबीबीएस डॉक्टर थोड़ा संकोच करता है कि कैसे करूं, इसके दुष्परिणाम है वगैरह वगैरह, तो थोड़ा सूझबूझ कर करता है। और जब कंपटीशन की बात हो जाती है, तो सभी इसमें उतर आता है कि अगर दूसरा डॉक्टर इस प्रकार से देने वाला है, तो मैं मूर्ख रहूंगा अगर मैं इसका प्रयोग नहीं करूंगा। तो इस कंपटीशन की वजह है ये हायर एंटीबायोटिक और हायर एंटीबायोटिक, ये स्टेरॉइड, ये एनाल्जेसिक्स वगैरह प्रकार प्रचलन चलता आ रहा। स्वामी आयुर्वेद दरचं गंधक धृती मी वापरलं शक्यतो फॉर लोकल अप्लिकेशन इन स्किन डिसीजेस। स्वामी आयुर्वेद, ये तो मैंने पहली बार सुना। तो भाग्योड़ेकर फार्मेसी की है गंधक धृती। और लोकल एप्लीकेशन तो मैंने भी कुछ हद तक किया है। ये कान में इंफेक्शन है तो एक या दो बूंद गंधक धृती काफी होते हैं। फिर धूपन करते हैं तो कान का इंफेक्शन जल्दी कंट्रोल में आता है। वैसे आसम, कैलाश जीवन जिनका है, उनका भी एक यंकोना नाम का प्रोडक्ट है, उसमें भी गंधक है और वो भी अच्छा काम करता है इस प्रकार। तो इन्फेक्शंस के लिए ये अच्छा है। अब मामा गोखले ने गंधक रसायन और सूक्ष्म उत्पाद, इन दोनों को इन्फेक्शन के लिए प्रचलन में लाया। ताराचंद में काफी प्रचलन में है। और वैसे ही ताराचंद की सिस्टम फॉलो करने वाले बहुत सारे लोग हैं, चाहे इंटीग्रेटेड प्रैक्टिस करें, लेकिन गंधक धृति और सूक्ष्म कला ये प्रयोग करते हैं। अभी मालूम नहीं किसी इसमें से किसी को गंधक की एलर्जी होगी इस प्रकार से, ऐसा तो सुना नहीं है आज तक।
लेकिन लोग इस प्रकार से देते आ रहे हैं। ये एक आम मुद्दा है। तो जो मैं मुद्दा कह रहा था कि एलोपैथी, जिन्होंने एलोपैथी की अच्छी शिक्षा नहीं ली है उनके हाथ में चली गई, और वो उसके रास्ता एक अहम कारण इस प्रकार का है। होम्योपैथी के कोर्स में शारीर रचना विज्ञान वगैरह ये सब पढ़ाते हैं, मालूम नहीं फार्माकोलॉजी इतनी पढ़ाई करती है, क्योंकि उनका तो बेसिक होम्योपैथी सीखना है। लेकिन वो भी सभी एलोपैथी की प्रैक्टिस करते हैं, बीएमएस भी एलोपैथी की प्रैक्टिस करते हैं और एमबीबीएस भी एलोपैथी की प्रैक्टिस करते हैं। तो ऐसी हालत में जहाँ जिस द्रव्य का प्रयोग होना नहीं चाहिए और जहाँ छोटे या लघु एंटीबायोटिक से काम चलाना है या एनर्जेटिक्स वगैरह ज्यादा देनी नहीं है, वहां भी ये सब प्रचलन हो गया और उसके जरिए फिर ये बदनाम होता चला। कुछ फेटल रिएक्शंस आई एलोपैथी की औषधियों में, उसके जरिए भी ये बदनाम हो गया। तो शास्त्र अच्छे लोगों के हाथ में जाना चाहिए, ये एक मुद्दा है। और काफी जगह ये इस प्रकार का बताते हैं कि अशिष्याय न देय, जो शिष्य नहीं है उसको नहीं देना है। अब कोलटकर सर ने जब ये शुरुआत की तो शिष्य थे ही नहीं, कोई आयुर्वेद को समझने की कोशिश भी नहीं कर रहा था। जो बीएमएस में छात्र आते थे उनका ट्रेंड यही था कि बीएमएस डिग्री हासिल करे और किसी डॉक्टर एलोपैथिक डॉक्टर के हाँ पास अनुभव लेवे और एलोपैथिक जनरल प्रैक्टिस करे, ऐसा ही ट्रेंड था और वही सिलसिला चल रहा आ रहा है। और भारत भर का दृश्य देखेंगे तो इसमें कोई अंतर इस प्रकार का नहीं। तो कोलटकर सर ने जो भी छात्र आने लगे उनको पढ़ाना शुरू किया, उनमें से कोई टिकते नहीं थे। उस समाज की परिस्थिति बिल्कुल विपरीत थी और 40-50 लोगों पर मेहनत करने के बाद एक आदमी परिवर्तित हो जाता था, आयुर्वेद में वैद्य बन जाता था इस प्रकार से। लेकिन ये सिलसिला फिर भी चालू रहा और 1 से 2, 2 से 4, 2, 4 से 8 इस प्रकार के वैद्य बढ़ते गए और काफी अभी महाराष्ट्र में या पुणे में खासकर आयुर्वेद का माहौल बहुत अच्छा है, बहुत सारे वैद्य प्रैक्टिशनर्स इस प्रकार के हैं। अब उनकी शिक्षा कितनी है, अध्ययन क्या है, मूल ग्रंथ पढ़ पाते हैं नहीं पाते हैं वगैरह वगैरह सब अलग बात है। लेकिन जो दवाइयों का प्रयोग करते हैं वो आयुर्वेद की दवाइयों का प्रयोग करते हैं, ये सही है। तो इसमें अगर ज्ञान अच्छा नहीं हो, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं हो तो गलतियां होने की संभावना है। पंचकर्म के बारे में ये हादसे काफी हुए हैं, पंचकर्म से व्यापक हो गए और फिर उसके जरिए आयुर्वेद बदनाम होने लगा या वैद्य बदनाम हो गया इस प्रकार से। औषधियों में शॉर्टकट लेने से अच्छी दवाइयां नहीं बनी, उससे भी वैद्य भी बदनाम हुए और आयुर्वेद भी बदनाम। तो सच्शिष्य को देना चाहिए, ये अहम मुद्दा इसमें है। उसके लक्षण दिए हैं ग्रंथों में और उसकी दिनचर्या वगैरह के बारे में भी लिखा है। उत्तिष्ठिता पूर्वतः कि गुरु के सोने के बाद सोना और गुरु से पहले जागना ये बताया गया है। मुझे मौका मिला था वेणुमाधव शास्त्री जोशी जी के घर में 2 दिन रहा और वैसे 2 दिन कंसल्ट करके फिर घर भी रहा इस प्रकार से। तो वो तो 4:30 बजे उठ जाते थे, तो उनसे पहले उठना है और रात में 12 बजे सोते थे तो उनके बाद में सोना है और दिन भर अध्ययन चलता रहता था। क्लिनिक उनका जो था वो बहुत ही ऊंची प्रैक्टिस थी। 100 रुपए उस जमाने में वो कंसल्टिंग फीस लेते थे और 10-12 रुपया रोज इतना उस जमाने में फीस लेते थे। तो मतलब ये काफी
एक या दो मरीज रहते थे पूरे दिन भर में, बाकी ये सब सिलसिला पठन पठन और पठन, बस बाकी कुछ नहीं, केवल अध्ययन। सुबह हम 5:30 बजे निकलते थे घर से और समुद्र किनारे घूमते थे, और उनको एक रक्त वर्ण की शुद्धि वो इकट्ठा करते थे, वो 1 या 2 मिलती थी, वो लेके घर पे आते थे। फिर दूध लेके और स्नान करके दूध लेके क्लिनिक में बैठ जाते। 11 बजे तक क्लिनिक चलता, 8 से। और अगर मरीज है तो मरीज देखना है, मरीज नहीं है तो ये होने के बाद खाना खा ले, फिर वो थोड़ी देर के लिए सो जाते और मुझे कुछ काम बताते, ये कर लो, ये कर लो, इसको इस प्रकार से करना है वगैरह वगैरह। और फिर 1 बजे फिर जग जाते, फिर हमारा अध्ययन शुरू होता 3 बजे। 3 बजे पाध्ये गुर्जर से लेकर कुछ कामत वगैरह इस प्रकार के लोग उनके पास सीखने के लिए आए, तो 3 से 5 बजे तक वो सीख चला। 5 बजे से फिर प्रैक्टिस शुरू होती थी, 5 से 8 बजे तक। तो अगर मरीज है तो देखना है तो पढ़ते रहना। 8 बजे खाना खा लिया, और जब तक उनको नींद नहीं आती है तब तक पढ़ते रहना है, तो 12 बज जाते थे आसानी से। मैं 2 ही दिन रहा, लेकिन अगर मैं ज्यादा दिन रहता तो मैं बीमार हो जाता, इसमें संदेह नहीं है। तो इस प्रकार का शिष्य होना चाहिए, ऐसा ग्रंथ में वर्णन है। और निरंतर अध्ययन की प्रक्रिया चलती रहनी चाहिए इस प्रकार का। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि अशिष्याय न देयम, ये हमें करना है या नहीं करना है इस प्रकार से। अगर करेंगे तो वैसे हमारे पास बहुत ही कम लोग आने वाले हैं। ये अभी इस अध्ययन के बारे में भी सोचेंगे तो बीच में जो संख्या बढ़कर 110 120 तक गई थी, वो अभी कम होके 57 58 70 73 यहाँ तक रुक गई है। तो ये क्यों होता है? मेरा जो पढ़ाना है, मेरी जो पद्धति है, वो मूल रूप में जाती है, और ये रोग ये दवाइयां इस प्रकार से मैं बताता नहीं। तो ये एक अहम मुद्दा है, लोगों को रेडीमेड चाहिए, बस डायरेक्ट प्रैक्टिस में कैसे उपयोग करेंगे इस प्रकार का चाहिए। जिनको इसमें दिलचस्पी होगी, विश्वास होगा, ऐसे वैद्य है होंगे, इसमें संदेह नहीं है। लेकिन 100 लोगों को ढूंढेंगे तो उसमें तो 500 510 इस प्रकार के मिलेंगे कि जो इसमें इंटरेस्ट लेते हैं इस प्रकार से। तो उन तक पहुंचना है, ये एक अहम मुद्दा है। और मैं अभी मानता हूं कि 3 स्तर होने हैं जो वैद्यों के। वैसे भी शिष्यों में 3 स्तर माने गए हैं, उत्तम मध्यम और अवर, इस प्रकार से। और त्रिविध शिष्ट बुद्धि ही तक इस प्रकार का साइंस होना चाहिए, ये भी बात बताते हैं। तो ये 3 प्रकार के शिष्यों के लिए जितना जितना पर्याप्त होगा वो बताना होगा। और इस प्रकार से 3 स्तर का अध्ययन या अध्यापन कराना ये एक आवश्यक चीज। कोहटकर सर इसमें बहुत अच्छे थे कि उन्होंने एक ही लेक्चर लिया हमारा पीजी में। मैंने एमडी अष्टांग महाविद्यालय से किया, 3 वर्ष में एक ही लेक्चर, वो भी सिर्फ कोहटकर सर का हुआ, बाकी कोई भी एक भी लेक्चर नहीं हुआ। लेकिन तस्याशताच्या आहारात बलं वर्णश्च वर्धते यस्य सात्वं विदितं चेष्टाहार व्यापार पांचवा अध्याय का सूत्र स्थान। एक ही श्लोक उन्होंने उस दिन पढ़ाया, लेकिन उसका स्तर इतना ऊंचा था कि ये पीजी लेवल पर पढ़ा रहे हैं, ये स्पष्ट रूप से प्रतीत हुआ। और यूजी लेवल पर वो जो पढ़ाते थे वो भी बिल्कुल सुने गिने इस प्रकार से ही बताते थे। ये सिलेबस कंप्लीट करना है, ये उनकी खासियत।
कि जो भी सिलेबस है वो पूरा करना है। तो उस हिसाब से एक अध्याय के लिए कितना समय देना ये निर्भर उनका रहता था, और बराबर वो पूरा कर देते थे इस प्रकार। और पूरी अध्याय को पढ़ते थे। सुभाष आंगड़े सर का मैंने देखा, संजय पेंडसे ने मुझे बताया कि वो जो सारांश कथन करते हैं वो अच्छा रहता है। मैंने इस तरीके से उनको कभी देखा नहीं था, लेकिन 15-20 मिनट में अध्याय का सारांश देके वो चले जाते। तो ये भी एक अलग तरीका है सिखाने का इस प्रकार का। और मेरा तो अनुभव रहा है, मैं भी चरक पढ़ता था, तो मेरा पोर्शन कभी भी पूरा नहीं होगा। मैं मूल सूत्र, उसकी टीका पढ़ाता था सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में। सेकंड ईयर में चरक पूर्वार्ध और थर्ड ईयर में चरक उत्तरार्ध। तो कुछ सूत्र होते थे दिन में 4, 5, 6, 10 इस प्रकार के, बस। और फिर ये मामला खत्म ही नहीं होता था। पूरा चरक पढ़ लिया इस प्रकार की स्थिति तो होती ही नहीं थी। अब छात्रों को भी कुछ लेना देना नहीं था कि चरक पूरा पूरी तरीके से पढ़ा नहीं जा रहा, या जो भी अन्य अध्यापक पढ़ा रहे हैं उसमें से कुछ अंश लेने लायक है ही नहीं इस प्रकार से। तो सिर्फ एक परीक्षा का टेक्निक है, उसको आत्मसात करना, परीक्षा देकर डिग्री पाना और फिर प्रैक्टिस करना। आयुर्वेद हमने सीखा वो बाहर से ही सीखा, कॉलेज से कुछ नहीं सीखा। ये तो आम बात इस प्रकार का है। गंधक द्रुतीचा दुष्टव्रण आणि गिलायु वृद्धि वापर केला है, या मैंने भी किया है, गिलायु में भी किया है, दुष्टव्रण में भी किया है। तो निसंशय फायदा इस प्रकार का होता है। खासकर बहुत ही बदबू जिसमें आती है उसमें फायदा हो। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि अगर हम त्रिस्तरीय प्लान बनाएंगे, एक अवर शिष्य, मध्यम शिष्य और उत्तम शिष्य, इस प्रकार। जो अवर शिष्य है उसको ये ऐसा है, ये सूत्र ऐसा कहता है, इस प्रकार से इसका प्रयोग करना है, इतना काफी। वो उसके आधार पर प्रैक्टिस करेगा, उसमें दिक्कतें आती है तो सीनियर को रेफर कर देगा, उसके आगे उसका कुछ चलने वाला नहीं। मध्यम शिष्य जो है वो इस प्रकार की अवस्थाओं में कुछ हद तक मार्ग निकालेगा। और अनुक्तार्थ ज्ञानाय बुद्धिमता, ये जो अनुक्त इस प्रकार के विषय है, देशोक्त है, उनके बारे में वो कुछ हद तक मार्ग निकाल सकता है कि ठीक है तो ये नहीं है तो ये ले लेंगे वगैरह इस प्रकार से। उत्तम शिष्य जो है वो, उसको ज्ञान तो पूरा होगा, शास्त्र का प्रात्यक्षिक अनुभव होगा, और आगे कैसे जाना है ये वो सोच सकेगा। कि अभी दूरदृष्टि होना, कोलेक्टर की जैसे विजन थी उस प्रकार की विजन होना ये बहुत आवश्यक है कि आगे के 5 बरस में, 10 बरस में, 20 बरस में, 25 बरस में किस प्रकार से हमें कार्य करना है, किस दृष्टि से आगे बढ़ना है, ये सोचना ये उत्तम व्यक्ति का इस प्रकार का काम है। तो ये अगर बातें बनती रहती है इस प्रकार से, तो शायद उम्मीद रहेगी कि उत्तम शिष्य को ये सब ज्ञान देकर मार्गक्रमण आगे कैसे करना है इसके बारे में हम बता सकेंगे। तो उससे कुछ छिपाना नहीं है, उस उत्तम वैद्य जो है उससे कुछ छिपाना नहीं है, मुक्तता से उसको बोलना है, ये करना है, ऐसा करना है, ये ऐसा तत्व ज्ञान है वगैरह वगैरह इस प्रकार से। क्योंकि एक गुरु ऋण भी होता है, और जब तक वो दूसरों को नहीं देते, शिष्यों को नहीं देता, तब तक उससे मुक्ति नहीं होती है, फिर रैकेट होती है। तो जात्यादी तेल आणि गंधक द्रुती यांचा वापर व्रणाच्या अवस्थेत करावा, कोणत्या अवस्थेत काय वापरावे।
ऐसा है, जाती निम्न पटोल पत्र कुटका धारवी निशा सार्गव मंजिष्ठा बीजान बीते ऐसा ऐसा कुछ है। सर्पिस शांति बने सिद्ध वदना मर्माश्रिता श्राविणो। तो मर्माश्रित वगैरह वगैरह इस प्रकार से जो वर्ण है, दुष्ट वर्ण है, उनमें सभी में ये अत्यधिक का प्रयोग बताया गया है। फिर वो वृत्त होने के कारण कदाचित स्कैन हो जाता है, जम जाता है, तो इसलिए अत्यधिक तेल का प्रचलन। सूक्ष्म वदना वर्णाश्रित मर्माश्रितो श्राविण इस प्रकार है गंधक धृति। तो शोधन और रोपण दोनों प्रकार की प्रक्रियाएं जात्यादि से होती है, और प्रमेह में खास करके एलादि तेल का देते हैं, तैलम एलादि ना कुरिया। तो प्रमेह से अगर जुड़ा है वर्ण तो मैं एलादि तेल का प्रयोग करता हूँ, प्रमेह नहीं है तो जात्यादि तेल का। और सगतिक उसमें अगर नाड़ी वर्ण है तो उसमें जात्यादि तेल सिरिंजिंग करके दे सकते हैं, और फिर वो अंदर से शोधन और रोपण करके वर्ण को ठीक कर देता है, ऐसा है। उसमें अगर गंधक धृति डाले, खास करके जो दुर्गंधी इस प्रकार के सपूय इस प्रकार के वर्ण हैं, उनमें यह अच्छा काम इस प्रकार का करता है। तो उसके बारे में सोचना है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि ये 3 स्तर वाली शिक्षा पद्धति होनी चाहिए, और अच्छे शिष्य निर्माण हो जाए, अच्छे वैद्य निर्माण हो जाए, इसके बारे में काफी प्रयास करने पड़ेंगे। ये अपने आप बनने वाले इस प्रकार के नहीं। तो मूल रूप से संस्कृत ग्रंथों को पढ़ पाना, टीकाओं को पढ़ पाना, उनका अर्थ लगाने का सामर्थ्य होना, और जहां जहां उनमें मुसीबतें आती है तो डिक्शनरी वगैरह का प्रयोग करना, ये सब होना चाहिए। ये उत्तम वैद्य, उत्तम शिष्य के लिए। मध्यम शिष्य के लिए ये अनुतार्थ ज्ञान, ये इसके बारे में बताना थोड़ा आवश्यक इस प्रकार का होगा कि जो भी सोयाबीन वगैरह से लेकर जो भी प्रोडक्ट्स अभी है, तो उसके बारे में कैसे सोचना है, अनुक्त ज्ञान है या अनुक्त विकार है, उनके बारे में कैसे सोचना है, ये उनको थोड़ा थोड़ा बता देना। और अनुक्त के बारे में उक्त करके सामान्य वैद्य को बताना। क्या कैंसर निदान, कैंसर चिकित्सा इस प्रकार की होती है, उसका अवलंबन हो। उसमें अगर दिक्कतें आती है तो सुपीरियर्स के पास भेज दो, तुम्हारे जो सीनियर्स है अच्छे प्रैक्टिशनर्स है, उनके पास भेजो इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि इस प्रकार से ज्ञान को गुप्त रखना, ये कुछ हद तक शास्त्र को बचाने का एक तरीका है, लेकिन इसमें परंपराएं टूट जाती है। ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का है। हरिशास्त्री साने के बारे में जो हुआ, बागेवाड़ीकर ने भी काफी प्रयास किए हैं। अभी मालूम नहीं उनके लड़कों में ये सब बातें, उन्होंने लड़कों को ये सब बातें उन्होंने बताई है, नहीं बताई है, इस प्रकार जो भी उन्होंने प्रयोग किए हैं। प्लैटिनम भस्म के बारे में उन्होंने प्रयोग किया था, मालूम नहीं मुझे। लेकिन उन्हीं के साथ अगर वो खत्म हो जाता है सिलसिला, तो ये शास्त्र के लिए दुर्भाग्य की बात। इसलिए कोरटकर सर ने शुरू से ही गुप्तता नहीं रखी। क्लिनिक में जो दवाइयां हैं वो सभी को आसानी से देख सकते हैं, उसमें कोडिंग भी नहीं है। नामल सर के क्लिनिक में कोडिंग होता था, नंबर रहते थे 1 2 3 4 7 8 10 12, और
किस नंबर पे कौन सी दवा है ये नाना सर जानते थे और वो कंपाउंडर जानता था क्या बनना है, बाकी किसी को उसके बारे में पता नहीं चला। उपेंद्र दीक्षित ने एक किस्सा बताया था कि कुछ महीनों बरसों के बाद उसने नाना सर से पूछा, ये मुझे लगता है कि 10 नंबर की जो दवा है वो सूचेकर है, तो उन्होंने सिर्फ स्मित किया आनंद सर ने हाँ भी नहीं कहा लेकिन सिर्फ स्मित किया। तो इतनी गुप्तता होती थी तो इस प्रकार की गुप्तता रखे न रखे ये एक अलग इस प्रकार की बात है। और खास करके तत्व ज्ञान के बारे में जो समझने लायक है वैद्य सक्षम है समझने के लिए, उनके पास तो ये ज्ञान जाना चाहिए। मैंने काफी विचार इस सदी के बारे में किए हैं, स्कंद कोश के जरिए हो, प्रातिपदिक कोश के जरिए हो, डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट सॉफ्टवेयर के जरिए हो, या आयुर्वेद को आगे कैसे बढ़ाना है देश में विदेश में, इस प्रकार के बारे में काफी मैंने विचार किए हैं। कोलटकर सर ने भी किए थे, उनसे भी मैंने विचार सुने हैं कि किस प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं, और मैंने भी इसके बारे में काफी विचार किए हैं। और मैंने एक विजन 2034 ये 2009 में मैंने एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाया, 25 वर्ष के बाद आयुर्वेद की स्थिति क्या रहेगी और हम कहाँ है और कहाँ पे जाना चाहते हैं, इस प्रकार से। लेकिन ऐसा है, वेणुमाधव शास्त्री जी का कहना था कि तद्विद्य संभाषा करने के लिए तद्विद्य है कहाँ। उनका जितना अध्ययन था उतनी अध्ययन वाला वैद्य शायद ही ढूंढ कर मिले। कोलटकर सर होते थे, लेकिन कोलटकर सर काफी देरी के बाद उनके संपर्क में आए और वो भी कोलटकर सर के प्रयास के जरिए संपर्क में आए। वैसे कोलटकर सर बहुत सारे अच्छे वैद्यों के अच्छे छात्र थे, वेणुमाधव शास्त्री जोशी, बागेवाडीकर, कर्णाकर, बहुत सारे बुजुर्ग वैद्य इस प्रकार के थे जिनके कोलटकर सर एक बहुत अच्छे छात्र थे और उनको गर्व था कि कोलटकर मेरा छात्र है, इस प्रकार से। और कोलटकर सर ने एक मधुमक्खी कैसी होती है कि इस प्रकार का ज्ञान संचय करना, मत संचय करना, उस प्रकार का ज्ञान संचय करना, लेकिन कोलटकर सर खुद लोगों को ये दे नहीं पाए। हमारी जो मुलाकातें ट्रेन में होती थी बम्बई जाते समय, उस समय वो खुलकर बात करते थे और बताते रहते थे इस प्रकार से। उनके जाने के केवल 4 दिन पूर्व मेरी उनसे बात हुई थी और उन्होंने कहा था कि ये मूल ग्रंथों का अध्ययन नहीं हो रहा है आयुर्वेद वैद्यों से, तो कोई आए ना आए तुम आ जाओ और तुम और मैं हम ग्रंथ पढ़ेंगे। मेरे लिए तो ये बहुत अच्छा मौका था, मैंने कहा जरूर आऊंगा, मुझे कोई ऐतराज ही नहीं है इसमें, मैं आपसे सीखना मिलेगा, तो ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। लेकिन उसके 4 दिन बाद ही वो हादसा हुआ जिनमें उनका देहांत हो तो ये अधूरा ही रह गया। उनके साथ बैठकर इस प्रकार की शास्त्र चर्चा करना, पढ़ लेना, उनसे सीख लेना, ये बात अधूरी रही। बाद में ये सिलसिला जब शुरू हुआ 2009 में 2008 में मैंने एक्चुअली शुरू किया, 2008 में मैंने इस्तीफा दिया और मैं टीनोमी से बाहर हो गया और फिर वहां के चातुर्मास से ये मूल ग्रंथों का अध्ययन शुरू। लेकिन अगर मुझे कुछ आशंकाएं होती है, मुझे कुछ स्पष्टीकरण नहीं मिलता है, तो मैं किससे पूछूं? मेरे ऊपर कोई भी वैद्य नहीं है इस प्रकार का कि जिनसे मैं बात कर सकूं, ये पूछ सकूं इस प्रकार से। अभी जो मेरे पहचान में है महाराष्ट्र में है, पुणे में है, इस प्रकार से। भारत भर में शायद कोई होंगे, मुझे पता नहीं है, केरल में वगैरह इस प्रकार से, लेकिन वो एक अलग ही ट्रेडिशन है। इस प्रकार से मूल ग्रंथों का अध्ययन करना, संस्कृत की दृष्टि से करना, ये पूरे भारत में भी प्रचार नहीं है।
सहस्त्रयोग जो हमने पढ़ा तो उसमें काफी गलतियां हैं संस्कृत की दृष्टि से। मेरे मन में ऐसा है कि उसके एक संशोधित प्रत निर्माण करें सहस्त्रयोग की, संस्कृत दृष्टिया जो है वो, और फिर अनुभवों के आधार पर उस पर कुछ टिप्पणी लिखे। अभी केरल वालों लोगों का तो बहुत सारा अनुभव और वो इंटीग्रेटेड टाइप का होगा कि मैंने इस कंडीशंस में एलोपैथी की इसका प्रयोग किया है और ये अच्छा है। एल्मादन की किताब शायद उस दृष्टि से पढ़नी चाहिए, लेकिन फिर भी मूल संस्कृत को पढ़कर इसको भली भांति समझ लेना, ये बात नहीं हो रही है। तो मेरा एक सुझाव ऐसा है कि उसको ज्यादा समय नहीं लगेगा, हमारे में से ही कोई छात्र जिसका संस्कृत अच्छा हो, कम से कम गलतियां क्या है ये ढूंढ सके और उसको थोड़ा ही फर्क है वो दुरुस्त करना है, तो एक अच्छी प्रत सहस्त्रयोग की बनेगी और आगे वाले पीढ़ी को उसका फायदा। तो ये ट्रेडिशन पूरे भारत भर में नहीं है मूल ग्रंथों को पढ़ना, ये पहले थी 40-50 वर्ष पूर्व ये ट्रेडिशन थी। अब ये ट्रेडिशन भी नहीं रही, उतने बुजुर्ग प्रैक्टिशनर्स भी नहीं रहे, तो ये कैसे आगे उसको बढ़ाए। तो मैं सोचता हूँ कि आशिषाय न देयम इस प्रकार से जो कहा गया है इसको कुछ डिलीट करना है। जो अवर शिष्य है उसके पास क्या पहुंचाना है ये समझकर वो दे देना है, उसको बता देना है। जो मध्यम शिष्य है उसके लिए क्या बताना है ये अलगता से सोचना है, और जो उत्तम शिष्य है उसको क्या बताना है ये अलगता से सोचना है। ये 3 स्तर होने चाहिए और शास्त्र भी अच्छी तरीके से चलता रहे, वैज्ञानिक का निर्माण भी अच्छे तरीके से होता रहे और सभी प्रकार की जो हमारी अपेक्षाएं हैं उसकी पूर्ति होती रहे। तो ये एक अहम मुद्दा है कि अगर शास्त्र निम्न स्तर के लोगों के हाथ में चला जाता है तो उसकी हानि होती है, शास्त्र की हानि होती है, तो उसको टालना है। उनको कहां तक काम करना है बताना है, उसके ऊपर दूसरे वैद्य होंगे जो इस अवस्था से उसको ले लेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगर वो भी नहीं कर पाते हैं तो तब तक वैद्य के पास केस जानी चाहिए और फिर उसको तो अभ्यास विवेक भली होना चाहिए और सोच समझकर इसमें कुछ होगा नहीं होगा ये करना चाहिए। तो किस शिष्य को किस प्रकार का ज्ञान देना है ये थोड़ा सोचने की जरूरत है। मैं अभी एक सोच रहा था कि कंट्री वाइड क्लासरूम या इस प्रकार के जो प्लेटफॉर्म है उसके आधार पर मूल ग्रंथ 3 स्तर पर पढ़ाए। पहले स्तर में मूल रूप से अच्छी तरह से पढ़ लेना और फिर संधि विग्रह समास विग्रह और उसके आधार पर अनुभव अर्थ लगाना और कुछ हद तक अनुभव दे, ये पहला स्तर है। तो छात्र पहले वो पढ़े, उसके बाद में फिर से उसको देखना है और उसमें उस विषय का
दूसरे सूत्रों से कुछ तालमेल है या उसमें कुछ अहम मुद्दा, अहम विचार बताया गया है, अब उसके बारे में कुछ केस स्टडीज ये अगर है तो वो बता देना। अब तीसरा स्तर जो है वो तत्व ज्ञान का स्तर इस प्रकार का रहेगा। तत्व ज्ञान में उस सूत्र का महत्व क्या है, वो शायद कुछ ही सूत्रों के बारे में कोई व्यक्ति बताएगा। सभी सूत्रों के बारे में बहस नहीं होगी, लेकिन पता नहीं है किस सूत्र के बारे में किस व्यक्ति को किस प्रकार के सुझाव आते हैं और उसके बारे में बोलने की उसकी क्षमता है। तो इसमें रोचकता होने के कारण प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस होने जरूरी है, मुझे बोर हो जाएगा। और पहले ईयर में, फर्स्ट ईयर में जब छात्र आते हैं तो मूल रूप से मूल ग्रंथ, संधि विग्रह, अन्वय, सीधा मतलब और संविधान, ये पहले लेवल में करना है। सेकंड ईयर में दूसरा स्तर होना चाहिए या थर्ड ईयर में दूसरा स्तर होना चाहिए, और कम से कम पीजी के स्तर पर तो ये तीसरा स्तर होना चाहिए। मेरा एक सुझाव ऐसा था, ये सब सुबह का जो वाचन है वो सभी पीजी स्टूडेंट्स के लिए वास्तव में तीसरा स्तर है। तो सभी पीजी स्टूडेंट्स किसी भी विषय में कर रहे हो, संस्कृत सिद्धांत में हो, विधान में हो, चिकित्सा में हो, द्रव्यों में और अर्थशास्त्र में, किसी भी विषय में पीजी कर रहे हैं उनके लिए ये कंपलसरी शुरू में किया गया है। उसके लिए कुछ मार्क वगैरह ऐसा इस प्रकार से रखे तो छात्र इसको पढ़ने लगेंगे, देखने लगेंगे। मैं समझता हूँ कि केवल 10% या उनसे भी कम छात्र इसमें रियल दिलचस्पी ले लेंगे, लेकिन ठीक है, उतने तो इतने ही सही। मूल रूप से ग्रंथों को पढ़ना है, ये संदेश तो मिल जाएगा और फिर उन्हीं में से लोग अध्यापक बनने वाले, जो एक ही कर रहे हैं उन्हीं में से लोग अध्यापक इस प्रकार के बनने वाले। तो कुछ हद तक उनको समझ में आएगा कि अरे हमें मूल ग्रंथों का अध्ययन करना है, उसको पढ़ाना है, तो तत्वज्ञान आयुर्वेद का समझना। तो ये भी काफी अच्छी बात इस प्रकार की होगी। और फिर कॉलेज लेवल का जो स्तर है वो थोड़ा सीधा कर जाएगा। अभी मेरे समय को ध्यान में रखते हुए इन 3 स्तर, पहले 2 स्तर पर मैं सिखा पाऊंगा नहीं पाऊंगा मुझे, लेकिन आप में से कोई भी अगर पहले स्तर से आरंभ करता है तो भी चलेगा। उसमें अनुभव की जो जोड़ देनी है वो इसमें से ले सकते हैं, या तुम जिस वैद्य के पास जा रहे हो वहां से ले सकते हैं। दूसरा स्तर जो है वो इसमें जो प्रैक्टिशनर्स है, काफी वर्षों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके जरिए होगा। और जो शुरू से इसमें शामिल है, फिलोजिया से लेकर तो वो इस सूत्र का दूसरे कुछ सूत्रों से कुछ संबंध है क्या वगैरह बारे में एक प्रकाश डालेंगे और अनुभव की जोड़, जो उच्च स्तर का अनुभव है उस प्रकार की जोड़ दे देंगे। और उत्तम वैद्य जो होंगे वो इस परंपरा को आगे बढ़ाएंगे, इसी प्रकार की चलता है। लेकिन ये बात हो जाती है तो प्रथम वर्ष से ही छात्रों को अवगत कराएंगे
और जितने छात्र आएंगे उतना अच्छा रहेगा। अभी सुश्रुत में तो अष्टांग हृदय, सूत्रस्थान और विधान कंजक्ति करके ज्यादा मिलता है, नेट पे रखा है, यूट्यूब पे है, तो पढ़ना कैसे है इसका हम देखा। ये भी हम छात्रों को सिखा सकते हैं। तो ये 3 स्तर का जो अध्ययन है वो कैसे हम आगे बढ़ाएंगे, इसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। बात एक्चुअली निकली ये हरिशास्त्र की, क्योंकि उसने बहुत आश्चर्यजनक रिजल्ट्स दिखाए थे और वो उन्हीं का से आंसर चली गई, और उन्होंने शायद सोचा कि उनके लायक कोई शिष्य है ही नहीं, इसलिए किसी को भी ज्ञान नहीं किया, उनका लड़का भी। तो ये बात नहीं होनी चाहिए। कुछ ना कुछ लोग ऐसे होने चाहिए जो हम अच्छे समझते हैं जिनको, और उनके पास तो ज्ञान जाना जरूरी इस प्रकार का है। सभी लोगों को ज्ञान देना है नहीं देना है, अगर आपको लगता है नहीं इसका दुरुपयोग हो जाएगा तो नहीं देना, लेकिन कोई तो व्यक्ति होनी चाहिए कि जिसके पास ये तो इति गुह्यतमं प्रोक्तम, ये काफी जगह पे आता है, ये गुह्यतम है इस प्रकार से। तो विद्या संभाषा में शुश्रूषवे शिष्याय प्रणयोपदिशति गुह्यतमम् अर्थजातम् तद्विधि श्रीराम संतोष। तो सुनने की अच्छी इच्छा है, शुश्रूषा का मतलब श्रोतुम इच्छा शुश्रूषा, तो सुनने की, ज्ञान ग्रहण करने की इच्छा जिसके पास है वो सच्शिष्य इस प्रकार का रहेगा, और उसको गुरु खुश होकर जो ज्ञान देते हैं वो कदाचित इस प्रकार के संभाषा में वो बोले जो कभी प्रकट में नहीं आता, वो इसमें तो ज्ञानाभियोग संघर्ष करे। तो विद्या संभाषा जो है वो ज्ञानाभियोग से संघर्ष इस प्रकार का, या ज्ञानाभियोग से संघर्ष इस प्रकार। तो ये फिर से माहौल निर्माण होना चाहिए ताकि लोग भली भांति 3 स्तरीय इस प्रकार का आयुर्वेद लोगों को पढ़ा पाएंगे, सिखा पाएंगे इस प्रकार से। तो ये काफी अच्छा है। ठीक है, रुकते आज और कल ये सिलसिला को आगे बढ़ाएं। आयुर्वेद प्रकारो निगदितैः शल्यतन्त्रप्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् उदरति भुवने तां च सुष्ठुप्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं प्रणमति सदा वैद्यवर्गो गंधक त्वचा रोगों में काफी में इस्तेमाल में लाती है।